बहुत पुराने समय की बात है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था, रत्नगढ़। उस राज्य के किनारे बसे गांव कमलपुर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी साधारण किसान की बेटी थी। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती, गौशाला साफ करती, दूध दूहती और फिर खेतों में अपने पिता का हाथ बंटाती। चेहरे पर धूप की तपिश थी, हाथों में मेहनत की लकीरें थीं, पर आंखों में आत्मसम्मान की चमक थी। एक दिन की बात है। राज्य का युवराज विक्रम सिंह शिकार पर निकला हुआ था। वो वीर तो था, पर उतना ही घमंडी भी। उसे अपनी ताकत, पद और रूप पर बड़ा अभिमान था। उसी दिन उसका घोड़ा कमलपुर के पास की पगडंडी से गुजर रहा था, जहां गौरी नदी से पानी भरकर लौट रही थी। घोड़ा अचानक उछला और गौरी का घड़ा टूट गया। पानी मिट्टी में बह गया। युवराज ने हंसते हुए कहा, अरे लड़की, रास्ते में खड़ी क्यों थी? जानती नहीं, राजपुत्र का रास्ता नहीं रोका जाता। गौरी ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर उत्तर दिया, राजपुत्र का रास्ता होगा, पर धरती सबकी है, और घमंड का रास्ता अक्सर गड्ढों में गिरता है। इतना सुनते ही विक्रम सिंह का चेहरा लाल पड़ गया। किसी गांव की लड़की ने उसे यूं जवाब देने की हिम्मत कभी नहीं की थी। क्रोध में उसने कहा, आज तुमने मेरा अपमान किया है। याद रखना, मैं तुम्हें ऐसी जगह खड़ा करूंगा जहां तुम ना इधर की रहोगी ना उधर की। गौरी ने शांत स्वर में कहा, और याद रखना राजकुमार, अन्याय का अंत हमेशा न्याय से होता है। समय तुम्हें आईना जरूर दिखाएगा। दोनों अपनी अपनी राह चले गए, पर ये मुलाकात उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। कुछ समय बाद राजमहल में हलचल मच गई। युवराज का स्वभाव बदल गया था। वो चुप रहने लगा, क्रोधित रहने लगा। उसकी माँ रानी देवयानी चिंतित हुई। राजा रणधीर सिंह ने कारण पूछा तो युवराज ने आधी सच्चाई बताई। उसने कहा कि उसे कमलपुर की एक सुंदरी पसंद है, पर वो उससे रूखी है। राजा ने सोचा, यदि पुत्र का मन किसी पर आ गया है तो विवाह करवा देना ही उचित है, और इस तरह प्रस्ताव गौरी के घर पहुंचा। गौरी के पिता रामसेवक असमंजस में पड़ गए। राजाज्ञा को ठुकराना संभव नहीं था। गौरी ने भी शांत रहकर निर्णय स्वीकार कर लिया, पर उसके मन में युवराज के शब्द अब भी गूंज रहे थे। विवाह का दिन आया। 3 फेरे शांतिपूर्वक पूरे हो गए। चौथे फेरे से ठीक पहले युवराज ने अचानक रुककर कहा, मैं ये विवाह यहीं समाप्त करता हूं। पूरा मंडप सन्न रह गया। राज परिवार बहाना बनाकर लौट गया। गौरी वहीं खड़ी रह गई, आधी दुल्हन, अधूरी रस्मों के साथ। गांव में फुसफुसाहटें होने लगीं। कोई सहानुभूति देता, कोई ताने मारता, पर गौरी ने आंसू नहीं बहाए। उसने बस एक वचन लिया, अब समय मेरा होगा। कुछ समय बाद वो तीर्थ जाने के बहाने राजधानी रत्नगढ़ पहुंची। वहां उसने नया नाम धारण किया, नंदिता। उसने शहर के बाहरी हिस्से में छोटा सा घर लिया और औषधीय जड़ी बूटियों से बने इत्र और तेल बनाने लगी। उसकी खुशबू ऐसी थी कि लोग दूर दूर से खरीदने आने लगे। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि महल तक पहुंची। एक दिन स्वयं राजा विक्रम सिंह, जो अब पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठ चुका था, उस दुकान तक आया। वो नंदिता को पहचान नहीं सका। घूंघट और वर्षों का अंतर बहुत था, पर उसकी वाणी की दृढ़ता और आंखों की चमक ने उसे आकर्षित किया। राजा अक्सर वहां आने लगा। बातचीत बढ़ी और अनजाने में ही उसके मन में नंदिता के लिए सम्मान और स्नेह पनपने लगा। वो सम्मान जो उसने कभी गौरी को नहीं दिया था। समय बीता। एक दिन नंदिता ने कहा कि वो वापस अपने गांव जा रही है। राजा ने उसे एक राजमुद्रा भेंट की और कहा, कभी आवश्यकता हो तो ये दिखाकर मेरे पास आ जाना। नंदिता मुस्कुरा दी। गांव लौटकर उसने एक पुत्र को जन्म दिया, तेजस्वी, बुद्धिमान और साहसी। उसका नाम रखा आर्य। जब आर्य बड़ा हुआ तो गांव के बच्चों में सबसे आगे रहता। एक दिन किसी ने ताना मारा, तेरा बाप कौन है? ये सुनकर आर्य ने माँ से सच्चाई जाननी चाहिए। गौरी ने सब बताया, अपमान, अधूरा विवाह और अपनी योजना। आर्य की आंखों में अग्नि जल उठी। माँ, तुम्हारा सम्मान लौटाऊंगा। युवा होते ही वो रत्नगढ़ पहुंचा। वहां उसने अपनी बुद्धि से लोगों को चकित करना शुरू किया। कभी व्यापारी बनकर, कभी कलाकार बनकर वो महल के पहरेदारों और मंत्रियों को मात देता रहा। पूरा नगर उसे 3/4 चालाक कहने लगा। राजा क्रोधित हुआ। उसने घोषणा की, जो उसे पकड़ लाएगा आधा राज्य मिलेगा। पर हर बार वो राजा को ही मात देकर निकल जाता। अंत में एक रात आर्य ने साधु का वेश धारण किया और महल के द्वार पर पहुंचा। राजा स्वयं पहरा दे रहा था।
साधु ने कहा, महाराज, मैं उस युवक को पकड़ने का उपाय जानता हूँ। पहले आप इस यंत्र में हाथ डालकर देखिए कैसे बांधा जाता है। राजा ने घमंड में आकर वैसा ही किया। क्षण भर में आर्य ने उसे बांध दिया। फिर बोला, ये दंड उस अन्याय के लिए है जो आपने एक नारी के साथ किया था। राजा चौंका। आर्य ने राजमुद्रा उसके सामने रख दी और पूरी कहानी सुना दी। राजा की आंखें नम हो गईं। उसे अपने कर्मों का फल समझ आ गया। अगले दिन उसने गौरी को सम्मान सहित महल बुलवाया, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी और घोषणा की कि आर्य मेरा पुत्र है और राज्य का उत्तराधिकारी भी। ढोल नगाड़ों की गूंज में गौरी का सम्मान लौटा।